मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से ये बिल्डिंग मटेरियल का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को हम टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। चाहे आप सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या फिर आपने डिप्लोमा कर लिया है, पास आउट हो गए हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होता है और इस सब्जेक्ट से लगभग सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सब्जेक्ट एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम बिल्डिंग मटेरियल को कवर करेंगे, इसके बाद ही ऐसे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बिल्डिंग मटेरियल में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनको देख लेते हैं, उसके बाद से हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटे पार्ट में वीडियो आपकी बनेगी पार्ट वाइज, जिससे आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने में आसानी हो। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जो बिल्डिंग मटेरियल है हमारा, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको समझ लेंगे, फिर हमें आगे जो भी हमारे डेफिनीशन वगैरह हैं या फिर जो भी कुछ फार्मूले आपको मिल जाते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसको समझने में आपको आसानी होती है। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है वो है हमारा बल्क डेंसिटी। स्थूल घनत्व तो आपका क्या होता है। यदि आप सेमेस्टर स्टूडेंट हैं, बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और आप डिप्लोमा पास आउट हो चुके हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो बल्क डेंसिटी आपकी क्या होती है, इसको हम स्थूल घनत्व बोलते हैं और इसको हम रो से डिनोट करते हैं। एक निश्चित ताप व दाब पर द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को हम स्थूल घनत्व कहते हैं। कोई भी आपका एक निश्चित ताप या दाब है, उस ताप या दाब पर द्रव्यमान तथा आयतन के जो अनुपात होते हैं उसी को हम स्थूल घनत्व यानी कि बल्क डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेंसिटी का जो फार्मूला है मास अपन वॉल्यूम, और इनकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो आपके पेपर होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें पूछे जाते हैं। डेंसिटी का आपका यूनिट पूछ लेगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी को आप नोट भी करते जाएं और साथ ही साथ आप समझते जाएं। तो रो इक्वल टू हो जाएगा एम अपन बी, मास अपन वॉल्यूम, और इनकी यूनिट हो गई केजी पर मीटर क्यूब। या फिर हम यहाँ से मास भी निकाल सकते हैं या वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, अगर आपको दो चीज़ें पता है। तो अगर आपको मास निकालना है तो रो इंटू वी कर देंगे, तो आपकी यहाँ से मास आपका द्रव्यमान निकल जाएगा जिसकी यूनिट होगी केजी में। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यानी कि कुछ डेंसिटी होती है इंपॉर्टेंट कुछ अलग अलग मटेरियल की, तो उनकी हम देख लेते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे वाटर का आपका पूछा जाएगा स्थूल घनत्व तो बल्क डेंसिटी क्या होती है, तो डायरेक्ट आपके ऑप्शन में दिए रहेंगे। तो यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। ये जो आपकी वाटर का डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये आप अगर बर्न्ड ब्रिक की बात करें, जो आपकी पकी हुई ईंट होती है, उनका घनत्व तो आपका 1800 kg पर मीटर क्यूब से 1920 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अगर सैंड की बात करें तो सैंड का आपका स्थूल घनत्व होता है 1540 kg पर मीटर क्यूब से 1620 kg पर मीटर क्यूब तक। और स्टील की बात करें तो स्टील का आपका 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है इनका घनत्व। तो आपका इसमें से इम्पोर्टेंट वाटर का भी हर जगह यूज़ होता है, पूछा जाता है। ब्रिक का भी पूछा जाता है 1800 से 1920 kg। और स्टील का आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 7850 kg पर मीटर क्यूब। आप याद रखेंगे तो आगे आपके स्टील के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी हेल्पफुल रहेंगे और एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर नोट करें। नेक्स्ट हम इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आपका मास कैसे निकालना है, डेंसिटी कैसे निकालनी है, तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, एक स्टील के क्यूब की लेंथ विड्थ और हाइट 1 मीटर है। क्यूब होगा तो क्यूब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। क्यूब का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसमें मास पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं क्यूब बनाया गया, लेंथ विड्थ और हाइट इनकी समान है। 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर है। तो यहाँ से वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किसी भी चीज़ की पता है आपको तो आयतन आप निकाल लेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट से।
और सब ये आपका 1 मीटर है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम आ जाएगा 1 मीटर क्यूब। आपको फार्मूला पता है, अभी आपने पढ़ा कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपन वॉल्यूम। यहाँ से आपका डेंसिटी की कोई बात नहीं कही गई है, मास पूछा जा रहा है। तो आपको बताया गया है कि आप यहाँ से मास भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, या फिर डेंसिटी, तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो ये फार्मूला आप याद रखिए। तो आपका डेंसिटी इक्वल टू होता है m/v, मास अपन वॉल्यूम। चूँकि आपको देखिए यहाँ पर स्टील की बात कही जा रही है, जो मटेरियल आपका है स्टील है, तो स्टील का डायरेक्ट आपको जो डेंसिटी है वो याद होना चाहिए। डायरेक्ट आपके एग्जाम में यूज़ होता है। अगर आपका 1 नंबर का कोई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ चीज़ें आप डायरेक्ट याद रखेंगे, वहाँ पर पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाता है। तो जो स्टील का आपका घनत्व है 7850 kg/m³ होता है, यहाँ हमने देख लिया है। ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टील का घनत्व हमें पता है, तो यहाँ से डेंसिटी हमारी पता चल गई 7850 होगी। स्टील यूज कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम वाटर रहता तो वाटर का यूज करते, ब्रिक रहता तो ब्रिक का यूज करते। तो यहाँ पर स्टील की बात कही गई है, इसलिए हम स्टील का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको मास पूछा जाए, तो मास इक्वल हो जाएगा ρ×v। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और रो हम किसका, डेंसिटी किसका लेंगे, स्टील का लेंगे, क्वेश्चन में कहा गया है। तो 7850 हो जाएगा। वॉल्यूम हम निकाल लिए, यहाँ से 1 मीटर क्यूब आ गया। तो यहाँ से आपका हो जाएगा मास क्या हो जाएगा, 7850 × 1, 7850 kg में, यानी कि इनकी द्रव्यमान आ गई आपकी 7850 kg, आपका हो गया आंसर। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि डेंसिटी आपकी क्या होती है, और अलग अलग जो मटेरियल है, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल थे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी डेंसिटी क्या होगी। और क्वेश्चन के थ्रू भी हम समझ लिए कि डेंसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर मास पूछा जाए तो उसी फार्मूले से मास कैसे फाइंड करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया डेंसिटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत सारे आपके अलग अलग सब्जेक्ट में भी, स्टील के सब्जेक्ट में भी हेल्पफुल रहेगा, और आपको कहीं भी आपको डेंसिटी अगर पूछता है तो आपको क्लियर रहेगा बिल्कुल कि डेंसिटी आपकी क्या होती है और कैसे इसको फाइंड करते हैं। चलिए आज हम बस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक ट्रिक आपका यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर मास आपको डायरेक्ट निकालना है, और इसके लिए कंडीशन भी कुछ होती हैं, तो कंडीशन अगर आपका फॉलो कर रहा है तो मास आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। 0.00618 × लेंथ, ये आपका ट्रिक है। लेकिन इस ट्रिक के लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, तभी आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए अगर आपकी लंबाई मीटर में दी हुई है, आपका जो डाया है वो mm में दिया हुआ है, और मटेरियल जो आप यूज करें वो स्टील है, तब तो आप मास आप डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। लंबाई आपको पता है, डाया पता है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट, और मटेरियल स्टील का है, तो इस ट्रिक की मदद से आप डायरेक्ट एग्जाम में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछाते, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, तो इस ट्रिक की मदद से आप डायरेक्ट मार्क्स यहाँ पर फाइंड करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टील की छड़ की लंबाई 1 मीटर तथा व्यास 10 mm है, तो छड़ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी मास आपसे पूछा जा रहा है, और यहाँ पर दो मेथड से हम यहाँ से जो आपका ट्रिक बताया गया उस ट्रिक की मदद से भी सॉल्व करेंगे, और एक जो हमारा नॉर्मल मेथड है उससे हम सॉल्व करेंगे। तो एक आपका स्टील की छड़ दी गई है, इसकी लंबाई 1 मीटर है, इसका डाया आपका 10 mm दिया है। यहाँ पर देखिए कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेंथ आपकी मीटर में दी गई है, डाया आपका mm में है, और मटेरियल जो ये है ये आपका स्टील का है। तो इस कंडीशन, ये सारे कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इसमें हम मास इस ट्रिक की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम नॉर्मल ऐसे देखते हैं निकाल के। लेंथ आपकी, ये फर्स्ट मेथड है, लेंथ 1 मीटर, डाया आपका 10 mm हो गया। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब यहाँ से वॉल्यूम हम निकालेंगे। स्टील की छड़ है, तो यहाँ से वॉल्यूम आपका हो जाएगा π/4 × π² × L, ये आपका वॉल्यूम हो गया। ये छड़ का आयतन हम निकाल रहे हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो आपका mm में है इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में, और इसलिए यहाँ पर मीटर में चेंज कर लिए 10 अपन, ये मीटर में जब चेंज करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से जब वॉल्यूम निकल गया आपका, तो यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं ρ×v, क्योंकि रो हमारा पता है, स्टील जब यूज़ किया गया है तो डेंसिटी हमें पता चल जाएगी। स्टील की डेंसिटी हम यूज़ करेंगे 7850, ये आपको पहले से नोन है kg/m³। वॉल्यूम आपको पता चल गया, तो आप यहाँ से मास निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा मास आ जाएगा 0.262 kg। तो यहाँ पर देखिए जो आपका डाया दिया था mm में दिया था, तो इसको मीटर में हम ऐसे चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको पता चल गया। अब हम ट्रिक की मदद से अगर देखें तो कंडीशन ये सारे फॉलो कर रहे हैं। लेंथ आपका मीटर में दिया है, डाया आपका mm में दिया है, और मटेरियल जो आपको यूज कर रहे हैं स्टील का है, तो हम ये ट्रिक भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मास इक्वल टू हो जाएगा 0.00618 × डाया का आपका डाया का स्क्वायर × लेंथ। तो डाया आपका है 10 mm,
mm में ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन दिया हुआ है, इस पर ये ट्रिक फॉलो करता है। और लेंथ जैसे वैसे हम रख देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.618, जिसको हम नियर अबाउट 0.62 kg बोल सकते हैं। तो ये आपका हो गया मास इक्वल टू 0.62 kg। सेम आंसर आपका आया है दोनों मेथड से, तो आप ये दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा ट्रिक भी आपको कैसे यूज करना है। एक टॉपिक हमारा हो गया डेंसिटी का। दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट है उसको हम समझ लेते हैं, स्पेसिफिक वेट या फिर यूनिट वेट किसे कहते हैं। इसको हम गामा से डिनोट करते हैं। इसको हम हिंदी में विशिष्ट भार या एकांक भार के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। हम बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट करने से पहले इन दो पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं, तभी हम बिल्डिंग मटेरियल को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, स्पेसिफिक वेट या फिर यूनिट वेट आपका क्या होता है। भार तथा आयतन के अनुपात को हम एकांक भार कहते हैं। जब ये आपका वेट होता है और वॉल्यूम होता है, इनके अनुपात को हम एकांक भार यूनिट वेट कहते हैं। यहाँ से इनका फार्मूला है यूनिट वेट, ये आपका इसको हम डिनोट करते हैं गामा से। यूनिट वेट इक्वल टू W/V न्यूटन पर मीटर क्यूब में। इनकी जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर क्यूब होगी यूनिट वेट की या फिर स्पेसिफिक वेट की। W आपका क्या है, वेट ऑफ मटेरियल या इंटू जी। V आपका है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, और यहाँ पर हमारा यूनिट वेट हो जाएगा। देखिए W इक्वल टू M इंटू जी वी हो जा रहा है, मास इंटू आपकी ग्रेविटी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं W की जगह M इंटू जी अपन V, और यहाँ से M अपन V इंटू जी वी हम कर सकते हैं। तो M अपन V आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगी। रो इक्वल टू आपका डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है। तो गामा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रो इंटू जी हो जाएगा। ये आपका M अपन V की जगह हम रो का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि स्पेसिफिक वेट या यूनिट वेट का ये एक फार्मूला ये भी निकल के आता है कि अगर आपको डायरेक्ट डेंसिटी पता है तो वहाँ से हम ग्रेविटी उसमें मल्टीप्लाई करके डेंसिटी और ग्रेविटी पता है तो हम यूनिट वेट ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आपको वेट और वॉल्यूम पता है तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू इनको समझते हैं। तो एक एग्जांपल आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, 1 मीटर क्यूब में ईंट का भार ज्ञात कीजिए। तो 1 मीटर क्यूब में हमको ईंट का वेट ज्ञात करना है। वॉल्यूम आपका दिया गया डायरेक्ट 1 मीटर क्यूब, और जो ब्रिक है पक्की हुई जो ब्रिक है उसके लिए हमको पता है डेंसिटी होती है 1800 kg पर मीटर क्यूब से 1920 kg पर मीटर क्यूब। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में केवल आपको डेंसिटी ही पूछ लिया जाता है कि ईंट की डेंसिटी कितनी होती है। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम ले लेंगे 1800 से 1920 के बीच में कुछ भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1800 kg पर मीटर क्यूब ले रहे हैं, ये लिमिट है। अब हम डेंसिटी हम ले रहे हैं ईंट का वॉल्यूम पता चल गया, ईंट की डेंसिटी पता चल गई। तो ईंट का हम यहाँ पर मास ज्ञात कर सकते हैं। मास निकालेंगे रो इंटू वी से, तो आपका हो जाएगा 1800। रो की वैल्यू हो गई और वी की वैल्यू हो गई आपकी 1 मीटर क्यूब। तो मास आपका आ गया 1800 kg। अब हम वेट निकालेंगे, देखते हैं वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। मास आपका हो गया 1800, जी की वैल्यू आपका गुरुत्व त्वरण की वैल्यू आपको पता है, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.81 से 9.81 होती है। इसको हम 10 मान लेते हैं, आपके कैलकुलेशन में आसानी होगी। एम इंटू जी हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा 18,000 न्यूटन। तो यहाँ से जो भार आ गया ईंट का 18 किलो न्यूटन, 18,000 न्यूटन है। तो 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं किलो न्यूटन में 18 किलो न्यूटन। तो इस प्रकार से अगर आपको किसी भी मटेरियल का आपको भार ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम पता है, डेंसिटी आप यहाँ पता है, ईंट के बारे में पूछा जा रहा है तो ईंट की डेंसिटी हमें याद होनी चाहिए, पहले ही आपको बताया गया। कुछ जो इंपॉर्टेंट डेंसिटी है इसलिए उसको पहले बता दिया गया कि आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने में आसानी होती है, डायरेक्ट आप वहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मास निकाल लिए, मास के बाद हमें वेट निकाल लेंगे, इसमें जी का मल्टीप्लाई करेंगे तो जी की वैल्यू 9.81 होती है, उसको हम 10 मान लिए। यहाँ से आपका आ गया 18 किलो न्यूटन। तो इस प्रकार से आपको डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट या फिर यूनिट वेट आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कैसे हम निकालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने बिल्डिंग मटेरियल के फर्स्ट चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है बिल्डिंग मटेरियल में बिल्डिंग स्टोन है, जिसको हम इमारती पत्थर के नाम से जानते हैं। तो इस फर्स्ट चैप्टर को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे वीडियो। चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टोन। सबसे पहले हम इमारती पत्थर में हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टोन किस टाइप के होते हैं और उनकी साइज़ क्या होती है। एक तरफ हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टोन, दूसरी तरफ साइज ऑफ स्टोन। तो सबसे पहला हमारा है क्ले। ये आपका इनकी साइज़ होती है 2 माइक्रोन से कम होती है, मैक्सिमम इनकी साइज़ होती है 2 माइक्रोन। ये भी आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सब की साइज़ पूछी जाती है डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में।
सिल्ट होता है उसके बाद से 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में, या फिर mm में बात करें तो 0.075 mm इनकी साइज़ होती है। सैंड, सिल्ट के बाद आपका आता है सैंड। सैंड की साइज़ आपकी होती है 75 माइक्रोन से 4.75 mm। फिर आपका आता है ग्रेवल। ग्रेवल की साइज़ होती है 4.75 mm से 80 mm तक। फिर आपका आ जाता है कोबल्स। कोबल्स की साइज़ होती है 80 mm से 300 mm तक। और उसके बाद आपका आता है बोल्डर, जो सबसे बड़ी साइज़ में आपका उपलब्ध होता है। बोल्डर की साइज़ आपकी 300 mm से अधिक होती है। तो एक ये क्रम से लिखा गया है, इस तरह से आप याद करेंगे अगर क्रम में, तो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे छोटी साइज़ होती है क्ले की और सबसे बड़ी साइज़ होती है बोल्डर की। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ स्टोन एंड साइज ऑफ स्टोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक फ्लो चार्ट की मदद से कि सबसे छोटी साइज़ क्या किसकी है, सबसे बड़ी साइज़ किसकी है, कौन किससे बड़ा है। तो सबसे छोटा आपका हो गया क्ले। क्ले से फिर बड़ा सिल्ट आपका होता है। सिल्ट से बड़ा सैंड होता है। सैंड से बड़ा ग्रेवल होता है। ये आपके एक बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखाया जा रहा है। ग्रेवल से बड़ा आपका कोबल्स, कोबल्स से बड़ा आपका बोल्डर। इससे आपको क्लियर रहेगा कि सबसे छोटी साइज़ किसकी है, सबसे बड़ी साइज़ किसकी है और कौन सबसे छोटा है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रॉक, चट्टानों की उत्पत्ति। तो चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है इसको हम देख लेते हैं। चट्टान एक प्राकृतिक उत्पाद है। ये आपकी लाइन इंपॉर्टेंट है। चट्टान एक प्राकृतिक उत्पाद है। इनका कोई माप और आकार नहीं होता है। चट्टान का आपका कोई आकार नहीं होता। इन्हीं से हम पत्थर बनाते हैं, जो आपके बिल्डिंग स्टोन है इसी से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमको चट्टान के बारे में पढ़ना होगा, चट्टान की उत्पत्ति कैसे होती है और फिर इनके क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं, सारी चीज़ें चट्टान के बारे में हमको पूरी डिटेल पढ़नी है, तभी हम बिल्डिंग स्टोन के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। इनका कोई माप और आकार नहीं होता है। ये पृथ्वी की सतह पर या सतह के नीचे भी पाए जाते हैं। तो ये आपका चट्टान हो गया। चट्टान की डिफिनीशन है कि ये एक प्राकृतिक उत्पाद है। इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, कोई शेप नहीं होता, कोई साइज़ नहीं होती है। ये पृथ्वी की सतह पर भी पाया जाता है और सतह के नीचे भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मैग्मा के ठंडा होने से पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का निर्माण होता है। चट्टान का निर्माण होता कैसे है, तो मैग्मा जब ठंडा होती है तो इनके ठंडा होने से पृथ्वी की सतह पर चट्टान का निर्माण होता है। चलिए हम देखते हैं रॉक फॉर्मिंग मिनरल कौन कौन से हैं। जो चट्टान का डिफिनीशन तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि चट्टान बनाने वाले खनिज कौन कौन से हैं और उसके बाद हम देखेंगे चट्टान का क्लासिफिकेशन क्या होता है। जो भी आपके रॉक्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, किससे हमको कौन से पत्थर प्राप्त होते हैं। तो ये आपके मिनरल्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स इसमें ऐड होते हैं, खनिज किन से मिलकर ये चट्टान बना होता है उसको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला आपका है एम्फीबोल, कैल्साइट, डोलोमाइट, जिप्सम, फेल्सपर, माइका, मैग्नेटाइट, पायराइट, क्वार्टज, टाल। ये आपके हो गए चट्टान बनाने वाले खनिज। ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम जानते रहेंगे कि कौन कौन से खनिज से मिलकर हमारा चट्टान बनता है। इनको आप याद कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रिक आपको बताया जा रहा है। ए से आप यहाँ पर टी तक आपके जो अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं उसको आप नोट कर सकते हैं। ए से आपका हो गया एम्फीबोल, फिर बी हमारा गैप रहेगा, फिर दो दो का पेयर बनेगा। देखिए सी से आपका हो गया कैल्साइट, डी से आपका डोलोमाइट, फिर ई हमारा गैप रहेगा, फिर एफ एंड जी है। तो एफ से आपका हो गया फेल्सपर, जी से आपका हो गया जिप्सम। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसके जो भी सीरियल है। फिर आपका यहाँ पर HIJKL ये गैप रहेगा। फिर आपका यम आ गया, डबल यम है तो एक आपका हो गया माइका, एक आपका हो गया मैग्नेटाइट। NO आपका नो, यहाँ से गैप रहेगा। फिर आपका PQ का एक पेयर आ गया, PQ आपका हो जाएगा पायराइट और क्वार्टज। फिर आपका RS गैप रहेगा, फिर आपका T आ जाएगा यहाँ से टाल। तो इस प्रकार से एक ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं कि इनके मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टानों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो आज हम केवल इनके नाम देखेंगे कि कौन कौन से चट्टानों के वर्गीकरण होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। बाकी इनके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, तो छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी, आप अच्छे से नोट्स भी बना पाएंगे और अच्छे से समझ भी पाएंगे। देखिए सबसे फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है
इनके 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं। पहला हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा हमारा फिजिकल और तीसरा हमारा होता है केमिकल। तो इनके बारे में हमको डिटेल पढ़ना है एक एक क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो मेन आपके 3 इनके क्लासिफिकेशंस होते हैं, 3 वर्गीकरण होते हैं। जियोलॉजिकल यानी कि भौगोलिक, दूसरा आपका है फिजिकल यानी कि भौतिक, और तीसरा आपका है केमिकल यानी कि रासायनिक वर्गीकरण। तो अब हम इसके अंदर भी कुछ टॉपिक आपके हैं। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपका आ जाता है इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टान के सब टॉपिक हैं आपके वोल्केनिक रॉक, हाइपोबैसल रॉक और प्लूटोनिक रॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इनको हम डिटेल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा हमारा जो रॉक है सेडिमेंट्री रॉक है, ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में आपका आता है, और सादी चट्टान जिन्हें हम बोलते हैं। और इसके भी 3 सब टॉपिक हैं, फिजिकली फॉर्म, केमिकली फॉर्म और ऑर्गेनिकली फॉर्म। ठीक है, फिर हम देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसमें 3 टॉपिक हैं आपके। जो फर्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है जियोलॉजिकल, इसके 3 टॉपिक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ये तीनों रॉक आपके किस में आते हैं, भौगोलिक वर्गीकरण में आते हैं। इसको हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा टॉपिक, इसमें दूसरा क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण। इसके अंदर 3 यहाँ पर आपके पॉइंट है, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक और फ्लोटेटेड रॉक। ये आपके 3 पॉइंट हो गए फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। फिर हमारा है केमिकल क्लासिफिकेशन, ये आपका होता है रासायनिक वर्गीकरण। इसमें भी 3 पॉइंट हैं, आर्जिलेसियस रॉक, कैल्सेरियस रॉक और सिलिसियस रॉक आपका। तो आपका हो गया आर्जिलेसियस यानी कि मृत्तिकामय चट्टान, कैल्सेरियस यानी कि चूनामय चट्टान और सिलिसियस यानी कि सिलिकामय चट्टान। तो ये आपके मेन 3 क्लासिफिकेशंस हैं आपके रॉक के, और इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो इन सभी को हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे इनके पूरी डिटेल देखेंगे एक वीडियो में, और उसके बाद हम और भी जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे।